हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB के एग्ज़ाम जो हैं इनके आने वाले हैं और इनसे रिलेटेड ही जनरल नॉलेज की हम लोगों ने एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी 6 वीडियोस ऑलरेडी आपकी क्लास जो हैं वो हो चुकी हैं। आज इसकी 7वीं क्लास है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल से और इन एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड अपडेट है वो समय से आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है? जी हाँ, चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रनर ऑफ द मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य वंश का ना आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी और 324 ईसा पूर्व में थे वो, 322 भी होता है कहीं कहीं। और उनके पुत्र जो थे वो बिंदुसार थे, उनके जो पुत्र थे वो अशोक थे। इतना लगभग लगभग याद रखते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे ये नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूं, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ मौर्य थे। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सी, बृहद्रथ मौर्य। ठीक है, ये जो बृहद्रथ मौर्य थे 185 ईस्वी तक थे, 185 ईसा पूर्व तक थे। ठीक है, 185 ईसा पूर्व तक थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। और उसके बाद में उन्होंने इनको मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश को मतलब मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ मौर्य को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? तो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के बारे में, आखिर भारत का इतिहास है ये। तो इसका जो उत्तर हो जाए वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य होगा। कहीं कहीं पर कौटिल्य की जगह आपको चाणक्य भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको कौटिल्य की जगह विष्णुगुप्त भी मिल सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाणक्य ही वह व्यक्ति थे जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस वक्त आचार्य थे, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया नंद वंश के घनानंद को हराने के लिए। और नंद वंश के आखिरी जो राजा थे घनानंद, उन्हें हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य जो थे वो उनके प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में उस समय पर काफ़ी कुछ पता लगता है हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में। अगर मौर्यकालीन थोड़ा सा और हम इसके बारे में देखते हैं, अगर हमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी लेने हो ना, तो मैगस्थनीज की इंडिका को पढ़ लीजिए या फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ लीजिए। ये काफ़ी है आपको उस समय के समाज को बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर वाज। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ें तो रिलेटेड उनसे कुछ ना कुछ ऑप्शन देखते रहिए। मुगल वंश के बारे में बात करते हैं, तो मुगल वंश की जो स्थापना थी वो बाबर ने की थी। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब के बाद उत्तरकालीन मुगल काल बोलते हैं उसको, उसके बाद भी कम से कम 10-12 राजा हुए थे, लेकिन वो इतने प्रतापी नहीं थे। तो मुगल वंश की जो स्थापना थी 1526 में बाबर ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की राजधानी की। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो आगरा भी हो सकता है, सर इसमें तो फतेहपुर सीकरी भी हो सकता है, कोई एक राजधानी थोड़ी ना थी। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल की जो पहली राजधानी थी जो थी वो आगरा, सबसे पहले जो राजधानी बनी थी वो आगरा बनी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा जो थी वो 1526 से लेके 1540 तक राजधानी थी, और इसके बाद में 1598 से लेके 1648 तक भी आगरा थी। अगर फतेहपुर सीकरी की बात करूँ तो फतेहपुर सीकरी जो थी इस शहर को अकबर ने बसाया था। ठीक है, और 1571 से लेकर 1585 तक ये मुगलों की राजधानी रही थी। तो पता होना चाहिए आपको इस बारे में। ठीक है, लाहौर और दिल्ली तो बिल्कुल ही कट जाएगा, दिल्ली सल्तनत तो खत्म करके ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है,
गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा जो समुद्र तट की रेखा है वो गुजरात राज्य की है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 1600 किलोमीटर है। और देश की कुल तट रेखा का लगभग 22% जो हिस्सा है ना वो यही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर बहुत सारे बंदरगाह भी है, जैसे कि कांडला। कांडला बंदरगाह के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये जो कांडला बंदरगाह है ये काफ़ी फेमस है, ठीक है, व्यापार के नज़रिए से। चलिए, अच्छा अगर थोड़ा सा और मैं इसको कह दूं कि इसके अलावा दूसरे नंबर पे किस राज्य की तट रेखा है तो वो आपके आंध्र प्रदेश की होगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो लगभग लगभग 973 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ फिर किसकी है तो जी फिर हो जाएगी आपकी तमिलनाडु की। तमिलनाडु की लगभग 906 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो फिर हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र की, वो लगभग लगभग 652 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी गुजरात हो जाएगा, 1600 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका सी, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित एक काल्पनिक रेखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ब्लैक सोयल इज बेस्ट सूटेड फॉर विच क्रॉप? काली मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा। भारत में आपको जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी अलग अलग मिलेगी। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर काली मिट्टी से रिलेटेड है। तो मिट्टी वाला टॉपिक भी आप लोग अपने जीके के टॉपिक के साथ अच्छे से कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास, कॉटन के लिए। ठीक है, काली मिट्टी जिसे कि आमतौर पर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी भी कहीं कहीं इसको लिख सकते हैं। तो काली मिट्टी जो है, रेगुर मिट्टी, मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत का जो संविधान है ना, इसका संरक्षण आपका ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। 7वें का सी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका संरक्षक है। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और विधायिका व कार्यपालिका के द्वारा संविधान के उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक समीक्षा, जो कि जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, उनको रद्द भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 सालों का भारतीय का जो राष्ट्रपति है इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब थोड़ा सा और इससे रिलेटेड एक बात और बता दूं आपको कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। ये कहाँ लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 56 में। ठीक है, अनुच्छेद 56 के तहत हमें पता लगता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 56 साल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 पर। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो आपका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता हूं दोस्तों कि भारतीय संविधान में जब ये संविधान बना था या मौलिक कर्तव्य जब पहली बार लागू हुए थे स्टार्टिंग में बिल्कुल मूल रूप से, उस समय कितने थे? उस समय 10 थे, लेकिन आज कितने हो गए? आज इसमें एक ऐड हो गया और अब हो गए 11। ये 11वां जो है ये कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन था हमारा एक, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां जो था ये बाद में हमारा 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में हुआ था और ये +1 हो गया था, तो कुल मिला के 11 हो गए थे। और ये जो 11वां मौलिक अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य जो था ना, ये आपका वो था जो आपका 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड, ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से भाग में है। ठीक है, तो भाग आपको पता होना चाहिए संविधान में, संविधान के अंदर कितने भाग है? संविधान के अंदर 22 भाग है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस में आता है? देखो, पहले भाग जो है वो आपका संघ के ऊपर है। ठीक है, जो दूसरा भाग जो है आपका वो आपका नागरिकता के ऊपर है।
जो तीसरा भाग है ना आपका, उसमें आपके मौलिक अधिकार है। जो चौथा भाग है ना आपका, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व है, और बाद में इसको ऐड किया गया था तो 4A के तहत, ये याद रखिएगा, 4A के तहत आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं भाग 4A में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, कौन सा आयोग था जिसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो था वो 1950 के ज़माने में था, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, हमेशा। ठीक है, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। और उसके बाद ये नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक इन इंडिया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, आरबीआई। आरबीआई हमारा सही उत्तर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कुछ टॉपिक ना ऐसे होते हैं जो लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस का और इन टॉपिक का। आरबीआई वाला टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर 12 पर। ये है आपका राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? जो क्वेश्चन नंबर 12 है, राजकोषीय घाटा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू। ये आपका राजकोषीय घाटा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द लाडली बहना योजना? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये जो लाडली बहना योजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, और उस जमाने में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसे लागू किया था। ठीक है, ये महिला, इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत का पहला सौर मिशन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 14वें प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, ये आदित्य L1 जो मिशन है ये इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, 2 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था इसे। और इसका काम क्या है? सूर्य की, मतलब सूर्य के ऊपर मिशन था ये। अभी तक हमने चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा है जो चंद्रमा पर गए थे, अब सूरज पे जाने की तैयारी है, तो उससे रिलेटेड ये सौर मिशन है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति आपकी जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू है, ये 25 जुलाई 2017 को जो राष्ट्रपति का पद था वो रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 25 जुलाई 2022 को, डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, केमिस्ट्री का सवाल है आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। ये आपका 16वें का उत्तर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रमुख होती है? आप लोग जो ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं आजकल के बच्चे, तो इसका कौन सा उसमें मिलाया जाता है गैस? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो लगभग लगभग मतलब शरीर के लिए हानिकारक ही होती है, तो इसका उपयोग किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑर्गन्स प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन ब्लड? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो इसका आपका सी हो जाएगा, किडनी। ठीक है, किडनी जो होती है वो इसको, हमारे जो भी ब्लड होता है इसको साफ रखती है। अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो आपका फिर आपको डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, और फिर आपका शरीर जो है वो लगभग लगभग खराब हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय, रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है? जब आप ब्लड ग्रुप चेक करने जाते हैं तो वो RBC के द्वारा। ठीक है,
RBC राइट ब्लड सेल जो होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ब्लड सेल के तहत ये होता है। और आज की वीडियो का आखिरी जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच डिजीज इज कोज बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो लगभग खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, नींबू हो गया, मौसमी, संतरा, ठीक है, इन सब चीज़ों में आंवला, आंवला बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, तो विटामिन सी होता है। तो साथियों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ 20 क्वेश्चंस को देखा, अच्छे 20 क्वेश्चंस को। तो हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो का ये 7वीं क्लास थी, और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस का एक अच्छा क्वेश्चन बैंक हो। तो चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।